दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा कब होगी, इसको लेकर मैं देख रहा हूँ कि कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि बहुत हल्ला मचाए हुए हैं कि परीक्षा जनवरी में हो जाएगी। और उन्हीं का रेफरेंस देकर बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी आजकल खूब पोस्ट करने में लगे हुए हैं कि परीक्षा होने वाली है, परीक्षा होने जा रही है। हालांकि यहाँ पर एक नई अपडेट है। और देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजय किरण आनंद, जिनको स्कूल शिक्षा का महानिदेशक पहले ही बना दिया गया था, उनको अब माध्यमिक शिक्षा का महानिदेशक भी बना दिया गया है। तो यहाँ पर ये अपडेट तो मतलब थोड़ी सी आपके काम की है कि अब माध्यमिक शिक्षा को भी एक महानिदेशक मिल चुके हैं। तो उनके डायरेक्शन में ये संभव है कि आगामी जो प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी तेज़ी से निपटें। लेकिन फिलहाल आपको पता ही है कि आज 12 नवंबर है और 31 अक्टूबर तक सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी, जो कि हो नहीं पाई। और अभी भी मतलब 12 दिन बीत चुके हैं और अभी भी कौन कौन से सदस्य बनेंगे, आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन उस पर डिसीजन अभी भी नहीं हो पाया है। और यहाँ पर जो ये खबर है कि स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को माध्यमिक शिक्षा की कमान सौंपने की तैयारी, तो यहाँ पर देखो जो आदेश आया है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि 13 तारीख को आपको जो सभी सदस्य मिल जाएंगे। सदस्यों के चुनाव में भी समय लगता है और इस पर भी एक आम सहमति बनानी होती है। देन आफ्टर ये प्रक्रिया पूरी होती है। मतलब ये कि मान के चलना कि आपका जो नवंबर है वो भी जा सकता है। ठीक है। अच्छा, यूपीएससी एसएसबी की ओर से कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ ही नहीं रहा कि एग्ज़ाम कब तक होगा। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं सब यूट्यूबर दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखो, अभी परीक्षा में जनवरी में तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगी, ना तो दिसंबर में हो पाएगी, ना तो जनवरी में हो पाएगी। ये परीक्षा कब होगी, तो देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि मध्य फरवरी के बाद, उसके बाद ही जाएगी, उसके पहले तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जो लोग घबराहट में हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास पर्याप्त समय है, लेकिन इतना भी समय लेके मत बैठ जाना कि मतलब तैयारी ही ना हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म तो भर लिए जाते हैं लगभग 1 साल पहले, और परीक्षा होते होते 1 साल क्या कई साल बीत जाते हैं, फिर भी तैयारी नहीं हो पाती है। तो ऐसे मतलब कि इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो देखो, यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना होगा कि अभी से तैयारी में लगना होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम डेट का वेट करने से बेहतर है कि आप इस पर ज़रा फोकस कर लीजिए कि आपके नोट्स कितने तैयार हैं और आप कितने तैयार हैं। अगर मान लेते हैं कि परीक्षा 15 दिन में हो रही है, मान लो कि परीक्षा 15 दिन में हो रही है, तो कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे? कम से कम मैं आपको बता दूं तो 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उसमें ये मान चलना कि अगर 100 प्रश्नों के उत्तर आप दे पाओगे तभी आपका चयन हो पाएगा। तो क्या 100 प्रश्नों के लिए आपने अपना नोट्स तैयार किया हुआ है? अगर नोट्स तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो अभी वक्त है। ठीक है। ये सोचो कि सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि सीटों की संख्या भी इस बार बहुत कम है। हर बार जो सीटें आती थी वो 10,000 के आसपास आती थी। इस बार सीटें कितनी हैं? मात्र 4,000 सीटें हैं। और ये भी देख लेना कि आपके विषय की कितनी सीटें हैं। तो सारी चीज़ें हैं। और ये जो थंबनेल है, फिलहाल ये इसको आप, मैंने इसलिए ये बातें लिखवाई हैं इस पर ताकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। और देखो, मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ कि कुछ यूट्यूब चैनल का बस यही उद्देश्य होता है कि उनको जो है लगातार व्यूज़ मिलते रहें, वो चर्चा में बने रहें। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव होता तो मैं भी दिन में 5-5 वीडियो डालता कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सुबह सुबह आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद फिर जो वीडियो जाते हैं वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खबर और भी है आपके लिए, वो भी बताते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। टाइम टेबल देख लो, और ये टाइम टेबल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा, ट्विटर पर भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो अच्छा, ये बताओ कि आपको सुविधा कहाँ पर रहती है? टेलीग्राम पर रहती है, फेसबुक पर रहती है, या ट्विटर पर रहती है, या फिर इंस्टा पर रहती है? तो जहाँ पर आप लोग ज़्यादा होंगे वहीं पर मैं भी आ जाऊँगा। ठीक है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी प्यासा जो होता है उसको कुएं के पास जाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आज कुआं प्यासे के पास चला जाएगा। तो बता देना कि कहाँ पर आप लोग रहते हो ज़्यादा सक्रिय यूट्यूब के बाद, तो वहीं पर आ जाऊँगा मैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, जांच शुरू हुई तो संस्थानों ने 150 से अधिक छात्रों को बुला कर दिए टैबलेट और स्मार्टफोन। टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए बहुत सारे टैबलेट और स्मार्टफोन तो अभी भी पड़े हुए हैं भंडार में। मतलब उनको आवेदन ही नहीं मिल पाए हैं कि ये किसको दिया जाए।
प्रयागराज में कुल लगभग 350 से ज़्यादा छात्रों ने शिकायत की थी कि उनके संस्थान में जहाँ पर वो स्टूडेंट हैं वहाँ पर लगभग 350 छात्र ऐसे थे जिनको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया था। तो इस पर जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की है तो संस्थानों की भी मतलब बस वैसे ही शब्द है कि फटने लगी, तो बुला बुला के देने शुरू कर दिए वो लोग। तो डिजी शक्ति योजना में अनियमितता की बाबत अमर उजाला में और भी कई अखबारों में एक खबर आई थी, आपने देखा होगा, हिंदुस्तान ने भी प्रकाशित किया था, जागरण में भी ये खबर आई थी। तो उसके बाद अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको बुला बुला के देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये सरकारी खजाना है, अगर उसको सही जगह पर नहीं पहुंचाया तो लूट का आरोप लगेगा, उसके बाद क्या हो सकता है आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण न करने वाले शिक्षण संस्थान अब छात्र छात्राओं को फ़ोन कर करके बुला रहे हैं और उनको उनका जो टैबलेट या स्मार्टफोन है उसको दे रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपको भी अभी तक कॉल नहीं आई है तो आ जाएगी, और हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं तो अपने संस्थान में जाकर ले सकते हैं डायरेक्टली, वो देने को तुरंत तैयार बैठे हैं। ठीक है, आप जाओगे बताओगे तो अगर आया है रखा हुआ है तो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जाओ और ले आओ, ठीक है। और विद्यार्थियों ने हलफनामा भी दिया था नोटिस के बाद, टैबलेट और स्मार्टफोन पाने वाले विद्यार्थियों से हलफनामा भी लिया जा रहा है कि हाँ भैया हम पा चुके हैं। तो सारी चीज़ें हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, टैबलेट 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 बहुत सारे लोग टैबलेट के चक्कर में पड़े रहते हैं, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वो आईपैड ले लें या फिर सैमसंग का वो आता है एस पेन आता है ना, वो सोचते हैं कि वो ले लें। अभी जो पिछली बार जब सेल आई हुई थी तो मैंने भी एक सैमसंग का एस पेन वाला टैबलेट लिया हुआ था, तो मुझे लगा था कि इससे लिखने पढ़ने में बड़ी सुविधा हो जाएगी और नोट्स वगैरह आराम से बनेंगे और ज़्यादा मुझे मतलब कॉपी और पेन ये सब परचेज नहीं करना पड़ेगा, एक में ही काम चलता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो टैबलेट लिया हुआ है वो बहुत कास्टली नहीं है, वो सैमसंग का S6 लिया हुआ था मैंने, S6 लाइट 2022। तो उसका रिव्यू आप लोग बोलोगे तो मैं डाल दूंगा कि वो कैसे काम करता है। कई सारे फंक्शन उसमें बहुत अच्छे हैं, जैसे कि उसमें नोट्स बहुत अच्छे तरीके से लिए जा सकते हैं और आप एक साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई लेक्चर चल रहा है तो उसमें बड़ी सुविधा दी गई है कि एक तरफ आप अपना वीडियो चला लीजिए और बाकी जगह पर आप लिख सकते हैं। और पेन भी बिल्कुल बहुत अच्छी पेन है, उससे लिखा जा सकता है। लेकिन सही बताऊं तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन लिखने का जो वास्तविक मज़ा आता है वो पेन और पेपर पे ही आता है। ये तो तब पता चलता है ना जब आप चीज़ें परचेज कर लेते हो देन आफ्टर। तो अगर बोलोगे तो मैं रिव्यू डाल दूंगा और मैं बता भी दूंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। और अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मतलब एक चीज़ तो मतलब बढ़िया होती है कि आंखों पर जो स्ट्रेस होता है वो कम जाता है, क्योंकि तस्वीरें और जो टेक्स्ट होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा दिखता है। लगभग 10.6 इंच का उसका स्क्रीन है। तो और आवाज़ भी स्टीरियो है, तो आवाज़ वाज बढ़िया आती है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो वो होता है ना कि नोट टेकिंग के लिए लोग लेते हैं, तो नोट टेकिंग के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए वो बेटर रहता है। नोट के लिए तो बस पेन और पेपर ही मुझे सही लगा। हालांकि उस पर भी नोट्स लेने के बहुत सारे मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल उस पर एक अलग वीडियो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कि क्या रहेगा। फिलहाल अगली खबर पे चलते हैं। झारखंड में अब 77% आरक्षण, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अभी EWS को जो 10% आरक्षण मिलता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखने की बात कही थी। उसके बाद इसको आप साइड इफेक्ट भी कह सकते हो कि झारखंड में अब OBC कोटे का जो 17% का आरक्षण था उसमें भी 10% की बढ़ोतरी करते हुए अब इसे मतलब ऑल ओवर जो रिजर्वेशन है वो 77% क्रॉस कर चुका है झारखंड में। और इसके लिए विधानसभा ने मुहर भी लगा दी है, विशेष सत्र में इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया। इसके अलावा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता संबंधित विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित हुआ है। तो कई सारे राज्य हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में ही कहा गया था कि जो गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें 100% सिर्फ जो MP के स्टूडेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा। फिलहाल खैरात तो बस यूपी में बैठती है कि कहीं के भी हो आप यूपी PCS में डालो और टॉप करके चले जाओ, और उसके बाद आपको जो है SDM भी बना दिया जाएगा यहाँ पर। तो सारी चीज़ें हैं झारखंड में। अब जो आरक्षण है वो 77% पहुँच चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता के विधेयक के कानून बनने के बाद अब राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उनकी ही नियुक्ति होगी, जो इस विधेयक के अनुसार परिभाषित स्थानीय व्यक्ति होंगे। और इस विधेयक में 1932 या उससे पूर्व के सर्वे में वर्णित व्यक्तियों और संस्थानों के मतलब ये स्थानीयता के आधार पर आरक्षण दिया गया है, और वो भी 100% वाला है। ठीक है।
डायट प्रवक्ता पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि डायट प्रवक्ता के लिए आपको यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ती है, मुख्य परीक्षा भी देनी पड़ती है। उसके बाद वहीं से जो है डायट प्रवक्ता का पद भी वहीं पर अटैच होता है। तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सेलेक्ट हुए थे दिव्यांग श्रेणी में, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, मतलब फर्जी तरीके से दिव्यांग लिख दिया था, चयनित भी हो गए, लेकिन सर्टिफिकेट जब नहीं मिला तो बाहर कर दिया गया। उसके बाद वेटिंग लिस्ट में जो था उसको नियुक्ति देने की बात कही गई है। जेई भर्ती परीक्षा 14 से मध्य क्षेत्र में 1.42 लाख अभ्यर्थी, तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के 14 शहरों में बनाए जाएंगे 59 केंद्र। पूर्व में अमान्य जो 276 अभ्यर्थी थे उनको भी अनुमति मिल चुकी है। तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2022 परीक्षा 14 से 16 नवंबर तक ऑनलाइन होगी। परीक्षा के लिए बिहार में कुल 1,42,733 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार के 14 शहरों में 59 केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी, 3 पालियों में, सुबह 9 से 11, 1 से 3 और 5 से 7 बजे तक कराई जाएगी। तो मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने ये जानकारी दी है और वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो प्रवेश पत्र है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपके सामने है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को शार्ट रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी थोड़ी सी वीडियो 10-12 मिनट की हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। और हाँ, ये बताइए कि आप लोग अभी फ़िलहाल देखो कोई भी परीक्षा है उसकी मतलब कि सही सही एग्ज़ाम डेट तो नहीं आ पाई है, चाहे वो मुख्य सेविका की परीक्षा हो, चाहे वो वीडियो की परीक्षा हो, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी आगामी परीक्षा हो। यूपी एस एस बी टीजीटी पीजीटी के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि फरवरी के बाद ही परीक्षा हो पाएगी। इसमें अभी तक श्योर क्या है, श्योर ये है कि मार्च तक आपको जो है परीक्षाएं 2-3 परीक्षाएं देने को मिल सकती हैं। देखो, एक तो मैं आपको बता दूं श्योर रूप से कि बीईओ की परीक्षा ये मार्च में हो जाएगी। आरओ की जो परीक्षा है ये भी अप्रैल में पॉसिबल है, और पीसीएस की परीक्षा तो आपको पता ही है जून में होगी। ठीक है, तो अगर इन अच्छा बीईओ के लिए और आरओ के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो नियमित रूप से अब उपलब्ध रहेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी में बने रहिए, और ये जो प्रश्न आएंगे बीईओ और आरओ वाले, ये पीसीएस के लिए भी और वीडियो के लिए भी यूजफुल रहेंगे। तो दोस्तों, और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि करंट अफेयर सर कहाँ पढ़ें, तो करंट अफेयर के लिए एक अलग चैनल ही मैंने बना दिया है, उस पर सिर्फ करंट अफेयर ही मैं अपलोड करता हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिलेगा और वीकली और मंथली आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।